Namaste and welcome to this exciting episode of Sapology Debunking Mythology. इस रिकॉर्डिंग को शुरू करने से पहले हम लोग बुद्धि पर ही बात कर रहे थे कि वीरा नरसिम्हा राव जी के साथ किस तरह योग के द्वारा बुद्धि को प्रबल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं दुनिया के बारे में। और ये भी हम बोल रहे थे कि जानवरों में मनुष्यों से ज्यादा बुद्धि होती है और इसको हमारे ट्रम्प साहब भी दिखा रहे हैं और बाकी लोग भी दिखा रहे हैं कि जानवर सही में वाकई बहुत बुद्धिमान होते हैं। समय पर खाते हैं, समय पे पीते हैं। चलिए मनुष्यों की बात करते हैं थोड़ा-सा। तो नरसिम्हा राव जी, हाउ डू यू सी कि ये जो करंट जो क्राइसिस है, आपने तो ऑलरेडी एक शो में बोला ही है, सीज़फायर होगा एंड हो रहा है। और मैंने आपका शो बिना देखे हुए एक बोला था कि एपेटाइट नहीं है युद्ध करने की किसी में भी। एक बार सीज़फायर हो गया उसके बाद न उसका दोबारा युद्ध शुरू नहीं होता है जल्दी से। सो व्हाट डू यू सी राइट नाउ? या जैसे आपने कहा है, मैंने मल्टीपल शोज़ में कहा है कि सीज़फायर होगा अप्रैल में, अप्रैल 17 तक सीज़फायर हो जाएगा। लोगों को शायद ऐसा लगता है कि ये सीज़फायर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, फिर से ये युद्ध होगा यूएस और ईरान के बीच में, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। इन द वर्स्ट केस दिस कैन ड्रैग ऑन टिल द एंड ऑफ अप्रैल, ये मई तक भी जा सकता है इन द वर्स्ट केस, मगर जून जुलाई तक तो युद्ध होता हुआ मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है, तब तक खत्म होगा और शायद अप्रैल में ही खत्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हाँ। इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन, ऑफ कोर्स वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ओनली गॉड नोज़, मगर मेरा बेस्ट असेसमेंट ये है कि ये जो टॉक्स अभी चालू हैं यूएस और ईरान के बीच में, लोगों को शायद ऐसा लगता है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मगर मेरा असेसमेंट है कि बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है बैकग्राउंड में, मगर दोनों साइड दे आर बेसिकली पोस्चरिंग फॉर अ बेटर डील। और मुझे लगता है कि और शायद 1-2 राउंड्स फिर से होने के बाद कुछ डील हो जाएगा और ये डील ऐसा होगा कि यूएस के लिए अच्छा होगा, ईरान के लिए भी अच्छा होगा। ईरान पे जो सैंक्शंस हैं, उन्हें यूएस लिफ्ट करेगा और ईरान में जो नया रेजिम है, जो नए नेता लोग हैं, वो कुछ पैसा खाएँगे और जो तेल ईरान से निकलता है, उस पे कुछ यूएस का कंट्रोल रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ईरान के बारे में नहीं था। यूएस यूएस के हिसाब से देखें तो, इज़राइल के हिसाब से, इज़राइल की दृष्टिकोण से देखें तो ये ईरान के बारे में था, मगर यूएस के दृष्टिकोण से ये चीन के बारे में था। चीन का जो डोमिनेशन है दुनिया में तेल को लेके, उसे कॉर्नर करने के लिए जो भी यूएस कर रहा है, वो कर रहा है। वेनेजुएला को अपने काबू में कर दिया, वेनेजुएला का जो तेल है। अब ईरान के तेल तेल पे भी यूएस का कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा आने वाले महीनों में और सालों में, और उस तरह कुछ डील बनेगा बिल्कुल अप्रैल में ही, मैक्सिमम वर्स्ट केस मई में एक डील बनेगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिर से युद्ध होगा, मगर जो भी अभी हुआ है, इसका लॉन्ग टर्म रिपरकशंस बहुत ही खतरनाक होंगे। जो भी चीन को यूएस कॉर्नर कर रहा है, वेनेजुएला में और अब जाके ईरान में, और शायद कुछ और एपी सेंटर्स होंगे जहाँ यूएस चीन को कॉर्नर करने के लिए कुछ करेगा, कुछ डील्स बनाएगा या कुछ युद्ध करेगा। सो ये सब अभी तो चीन झेल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मगर चीन कुछ करने की सोचेगा और लेट 2027, 2028 ये बहुत खतरनाक समय है यूएस के लिए। और अभी ये चीन के लिए अच्छा समय नहीं है, इसलिए चीन झेल रहा है, मगर जब चीन कुछ करेगा, तब यूएस उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा। यूएस को सरप्राइज़ मिलेगा। इन जनरल ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है, चीन और यूएस के बीच में कई सालों से, ये अब ये जो नियो कंजर्वेटिव लीडर्स जो हैं यूएस में, इनको पावर मिल गया है। ट्रम्प ट्रम्प लोग समझते हैं कि ट्रम्प जी पीस के लीडर हैं, उन्हें वार नहीं चाहिए, मगर वो 2016 की बात थी।
जब वो रीइलेक्ट हुए थे 2024 में, मुझे ऐसा लगता है कि वो द नियोकॉन विंग ऑफ द डीप स्टेट से कुछ समझौता करके वो पावर में आ गए हैं। उनके 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 ऊपर जो भी केस थे, वो सारे सारे केस कहीं नहीं कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था उन केसों में। शायद कुछ समझौता है यूएस डीप स्टेट, पार्टिकुलरली द नियोकॉन डोमिनेटेड डीप स्टेट विंग्स और ट्रम्प जी के बीच में कुछ समझौता शायद हुआ है। मगर यूएस एग्रेसिव एग्रेसिव रहेगा इस साल में और 2027 में, मगर चीन का एग्रेशन देखने को मिलेगा लेट 2027 और 2028 में। और एक बात पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, 99.99% कॉन्फिडेंस है कि 2030 और 2031 में एक बड़ा युद्ध होने वाला है। ये वो कन्वेंशनल वेपन्स का युद्ध होगा या साइबर वेपन्स का युद्ध होगा और कुछ नया नया सा युद्ध होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर एक ऐसा बड़ा युद्ध जो दुनिया की गति को बदल डालेगा। दुनिया में जो भी जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, जो नंबर 1 है, जो नंबर 2 है, वो सब बदल जाएगा और नई दुनिया देखने को मिलेगा 2030s में। और ये सब जो भी यूक्रेन में हुआ और हो रहा है, जो भी ईरान में हुआ और जो भी कुछ और जगहों में होने वाली है, ये सब उस ओर बेसिकली दुनिया को खींचने 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 की लीला है, भगवान की लीला है। मगर 2030, 2031 वो बहुत ही डेंजरस समय है। क्या भारत चीन के साथ जुड़ेगा उस एक्शन में यूएस के विरुद्ध? एक या 2 साल पहले जब ट्रम्प जी के टैरिफ की बात हो रही थी, सारे लोगों ने एज्यूम किया कि भारत चीन से जुड़ेगा और यूएस से बिछड़ जाएगा। मगर तब भी मैंने मेंटेन किया है कि यूएस और भारत का जो रिश्ता है, ये रिश्ता बढ़ता जाएगा आने वाले 2-3 सालों में। और जो भी चीन के साथ भारत का रिश्ता है, जो भी ब्रिक्स के देशों के साथ भारत का रिश्ता है, वो भारत मेंटेन करेगा कुछ साल तक, मगर अंत में भारत चीन की तरफ नहीं जाएगा। भार भा ये एक बात कह सकता हूँ, भारत का सबसे बड़ा दोस्त है इज़राइल और तब आता है रूस, और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है चीन। अगर आप मुझे पूछेंगे, पाकिस्तान भी नहीं, चीन है भारत का बड़ा दुश्मन। और जो भी दोस्ती का नाटक हो रहा है भारत और चीन के बीच में, दोनों साइड उसे जारी रखेंगे कुछ और देर तक, मगर अंत में जब ये कोल्ड वार पीक पर पहुंच जाएगा, यूएस और चीन के बीच में कोल्ड वार, तब यूएस के साथ इज़राइल और भारत खड़े रहेंगे और चीन भारत के साथ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। और रशिया? रूस इंटरेस्टिंग है। रूस भारत का सबसे गहरा और ओल्ड दोस्ती है रूस से। मगर ये रूस और चीन की दोस्ती जो है, वो भी बहुत ही बड़ी दोस्ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीन और भारत में चुनना पड़ेगा तो रूस चीन चीन को चुनेगा। और एक बात भी कह सकता हूँ, रूस के एनुअल चार्ट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि रूस कुछ डबल गेम खेलने वाला है आने वाले 1-2 सालों में। चीन के साथ दोस्ती निभाएगा और यूएस के साथ भी कुछ समझौता होगा रूस का, और भारत शायद उसमें भूमिका निभाएगा और कुछ डबल गेम खेलेगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अंत में 2030 आने तक रूस चीन की ओर खड़ा हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बताया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि यूएस से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप कोलोनाइजेशन देखते हैं, जिस तरह रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस करता है भारत के अंदर, बिल्कुल, तो कोशिश तो रूस करता रहेगा यार। वो वो अमेरिका की एंग्लो सैक्सन बुरी आदत है कि वो भारत को डजंट वांट भारत टू ग्रो। तो भारत के बारे में ही नहीं, वो सारे देश जो ग्रो हो रहे हैं, उन देशों के खिलाफ वो ये रेजिम चेंज ऑपरेशन, ये जो यूएस का डीप स्टेट है, वो एक हाइड्रा जैसा है। उसका एक हाथ नहीं है, उसका एक स्ट्रैटेजी नहीं है, उसके कई हाथ है। एक हाथ से आपका फायदा करता है, एक हाथ से आपको आपको मार देता है। उसी तरह भारत से जो भी मिलिट्री कोऑपरेशन है, जो भी कमर्शियल कोऑपरेशन है, वो सब बढ़ता जाएगा। मगर
भारत में जो अभी सरकार है, मोदी जी का सरकार, उसे हटा के कुछ ऐसा सरकार, कमज़ोर सरकार, जो उनके इशारों पे चलेगा, ऐसे सरकार को लाने की कोशिश जारी रहेगा। इसलिए ये ये डेवलप्ड नेशंस का नेचर है, ये वेस्ट का नेचर है। इसी तरह यूएस रहेगा, मगर भारत समझ जाएगा कैसे डील करना चाहिए। जो भी यूएस का डीप स्टेट कर रहा है, कवर्ट ऑपरेशंस, उनको अ, उनको बहुत ही अच्छा जवाब मिलेगा भारत से, मगर वो इमोशनल नहीं होंगे। जो भी रिलेशनशिप है यूएस गवर्नमेंट के साथ, जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है, जो कमर्शियल कोऑपरेशन है, मिलिट्री कोऑपरेशन है, उसे उसे बढ़ने में जो भी वो कवर्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो उसका उसका असर नहीं पड़ेगा। भारत वेरी मैच्योरिटी से बिहेव करेगा, और दोनों डीप स्टेट के 2 हाथ अगर अच्छा और बुरा कर रहे हैं, तो दोनों के साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा करेगा भारत। ये नया नहीं भारत है, मैच्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट भारत। नहीं, मैच्योरिटी में मेरे को एक क्वेश्चन उठता है कि हर समय पिटना या ऑपरेशन करवाते रहना, इज इट मैच्योरिटी और वीकनेस? वेल, अमेरिका के पास कुछ मजबूती है, इसलिए वो ये कर रहे हैं, मगर भारत अभी बलवान बन रहा है। 20 साल के पहले भारत जो था, उससे आप कंपेयर करें तो अब जयशंकर जी जो हैं, वो यहाँ आते हैं, वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं, और यूएस जो भी डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये एक और क्रिटिसाइज़ करते हैं, और दूसरी ओर उनसे उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इसलिए जो भी जैसे जैसे टू टंग्ड अप्रोच और टू हैंड मल्टी हैंडेड अप्रोच, हाइड्रा काइंड ऑफ अप्रोच यूएस कर रहा है, भारत भी उसी तरह जैसे बिहेव करना है वैसा बिहेव करना सीख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में भारत और भी कॉन्फिडेंट बन जाएगा। और जैसे आपने देखा, ये सीआईए ऑपरेटिव को अरेस्ट किया था भारत ने, उस तरह बेसिकली जो भी वो भारत के खिलाफ ओवर्ट एंड कवर्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मगर पुराने ज़माने का भारत जो था, वो बेसिकली वो ऐसा ऐसे डिप्रेशन में चला अ, ऐसे मूड में चला जाएगा कि आपके साथ कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं। ये नया भारत जो है, अगर आप बुरा करना चाहते हैं तो उसे काउंटर करेंगे। मगर भारत के इंटरेस्ट में है यूएस के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना, इज़राइल के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना, विथआउट कॉम्प्रोमाइज़िंग रशियन रिलेशनशिप, और विथआउट कॉम्प्रोमाइज़िंग चाइनीज़ रिलेशनशिप। वो भारत कर रहा है और करता जाएगा। और ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में भारत भारत का पोज़ीशन और भी मजबूत बनने वाला है। इंटरनेशनली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, जो भी भारत का अभी पोज़ीशन है, ये 20 साल पहले से ऑलरेडी ये बहुत ही बेहतर है, मगर और बढ़ना है भारत को, और बढ़ेगा। और एक बात कहूँगा कि अगर आपके पास शक्ति है तो रिस्पेक्ट मिलेगा। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनमें असुरिक इन्फ्लुएंस है। ये दैविक इन्फ्लुएंस नहीं है, असुरिक ये असुरिक पूरा असुरिक है, वो असुरिक इन्फ्लुएंस हाँ, नहीं है। इसलिए इसलिए अगर आपके पास शक्ति है तो वो आपका सम्मान करेंगे। और भारत का अभी 20 साल पहले से कंपेयर करके सम्मान कर रहे हैं, मगर पीछे-पीछे छुरी भोंकने की नहीं, वो कोशिश तो भी कर रहे मिलिट्री हैं। एक्शन से सुधरते हैं। इफ यू लुक एट द उनका इंटरैक्शन नेटिव अमेरिकन्स, कोई भी युद्ध नहीं जीता, ट्रेड वॉर पे सब जीता उन्होंने। हुँ। हुँ, और भारत का इकॉनमी अभी बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले 1-2 सालों में भारत का पोज़ीशन और भी मजबूत बन जाएगा। और वेस्ट जो है, अभी यूरोपियन यूनियन भारत को बहुत सीरियसली ले रहा है, भारत को बहुत सम्मान दे रहा है, मगर यूएस जो है, अभी यूएस और भारत के बीच में बहुत ही अंतर है स्टेटस में, और वो अंतर कम होता जाएगा आने वाले 1-2 सालों में। और मुझे ऐसा लगता है कि 2030 का जो युद्ध है, उससे पहले भारत का सम्मान और बढ़ जाएगा यूएस की आँखों में। क्या ऐसा होगा जैसे कि लंका समुद्र के बीच में थी, सो यूएस भी समुद्र के बीच में है हाँ, और ज़ेलेंस्की एक धमकी देकर गया हुआ है, यू आर वेरी सेफ प्रोटेक्टेड बाय ओशंस
हाँ। बट नो लॉन्गर। लेकिन अब हम ड्रोन्स देख रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर दूर तक भी जाते हैं ड्रोन्स। हाँ। नाउ ड्रोन्स हैव दैट कैपेसिटी। क्या आपको लगता है कि चाइना मेनलैंड को थ्रेटन करेगा सीधा? क्योंकि जब तक थ्रेटन नहीं होगा तब तक यूएस बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, परेशानी करता रहेगा। ये बात तो सही है। यूएस का ये एडवांटेज है कि वो जियोग्राफिकली वो प्रोटेक्टेड है। सारी दिशाओं में समुद्र है उनके, और कनाडा और मेक्सिको से बॉर्डर है, मगर वो बिल्कुल दुश्मन देश नहीं है। इसलिए यूएस बहुत ही प्रोटेक्टेड है कंपेयर टू, अगर आप भारत से कंपेयर करें या यूरोप के देशों से कंपेयर करें तो यूएस बहुत ही भाग्यवान है उस नज़र से देखें तो। और जैसे आपने कहा है, ये सब बदल रहा है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर यूएस के साथ मुकाबला करके यूएस को धमकी देना है तो वो सिर्फ चीन कर सकता है, और मुझे अभी नहीं लगता है कि चीन कुछ करेगा। चीन वेट करेगा, पेशेंटली वेट करेगा, वो किस हद तक जा सकता है अमेरिका, वो देखना चाहेंगे। और जब जब वो सब जान जाएँगे, तब लेट 2027, 2028 वो है विंडो, चीन का एग्रेसिव बनने का विंडो। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी वो करेंगे पहले, वो मेनलैंड को टारगेट करके नहीं, मगर एक ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लेस चुनेंगे जहाँ यूएस का इंटरेस्ट है, और उसे जैसे ईरान में चीन का इंटरेस्ट था, वेनेजुला में चीन का इंटरेस्ट था, दोनों युवान में तेल का ट्रेड करने का सोच रहे थे दोनों देश, और दोनों देश चीन के बहुत ही बड़े तेल सप्लायर्स थे। इसी तरह यूएस का जो कमजोर पॉइंट है उस पे अटैक करेगा, मेनलैंड पे नहीं। शायद साउथ ईस्ट एशिया में होगा, ताइवान को लेके, और शायद और कोई थिएटर, वार का थिएटर तब तक रेडी हो जाएगा। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूएस मेनलैंड पे अभी अटैक होने वाला है। मगर 2030, 2031 आएंगे तो कुछ नहीं हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। तब सब कुछ पॉसिबल है 2030, 2031, 2032 में। तब तक तो यूएस सेफ है। काफी आयरॉनिकल था इस बार कि एज पर द पॉपुलर मीडिया रिपोर्ट्स यूएस इज द लार्जेस्ट टेरर स्पॉन्सर देखा जाए तो, और फिर organizing a meeting with Iran, which is also a terrorist country, hosting in Pakistan, which is also a terrorist country. तो मतलब तीन बड़े, you can say three biggest terror sponsors meeting for peace. तो peace तो हम लोगों को मालूम है हो रही है, but it very interesting was the reaction of Russia. रशिया बोलता है ईरान and China are the only free countries, मतलब वो जो यूएस के विरुद्ध दम लगा रहे हैं। तो विद दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट उसने भारत को वहां पे नहीं गिना। सो व्हाट डू यू थिंक कि भारत का पोजीशन होगा विद रिस्पेक्ट टू रशिया? बिकॉज रशिया को ने भारत को नहीं पावर के से गिना, बिकॉज दे आर डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम यूएसए, क्योंकि अभी व्हाट एवर इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट बेनिफिटिंग रशिया द मोस्ट। व्हाट डू यू से? मेरा मानना है कि भारत बहुत ही समझदारी से अपने मूव्स प्लान कर रहा है अभी। रूस शायद चाहता है कि भारत सिर्फ रूस के कैंप में हो, सिर्फ रूस से वेपन्स खरीदे और यूएस से कुछ दूरी मेंटेन करे। मगर जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि भारत और यूएस बहुत ही करीब आने वाले हैं आने वाले सालों में। शायद आपको लगता है ये भारत के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे यूएस ने। यूएस का पाकिस्तान बड़ा दोस्त रह चुका है पिछले ज़माने में। इसलिए शायद कुछ लोग यूएस पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो मैं समझ सकता हूँ। मगर एक बात समझिए, जब यूके और जर्मनी के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब यूएस ने जर्मनी का साइड नहीं लिया था, उन्होंने यूके का साइड लिया था। मगर यूके से उन्होंने अपने स्वातंत्र्य के लिए लड़ा था। यूके उनका दुश्मन था, मगर जब पार्टनरशिप बनाने का अवसर आया, तब तक जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब यूके बड़ा पावर था और यूएस सेकंड लेवल, नेक्स्ट लेवल पावर था। जैसे अभी यूएस नंबर 1 पावर है,
और भारत आगे बढ़ता हुआ पावर है, अपकमिंग पावर है। उसी तरह था, जैसे यूएस का पोजीशन तब था, अब भारत का पोजीशन वो है। जैसे यूके का पोजीशन तब था, अब यूएस का पोजीशन वो है। और यूके के साथ यूएस ने युद्ध भी किया था, भारत ने तो यूएस के साथ कोई युद्ध नहीं किया था। अगर यूएस यूके के साथ लड़ सकता है, तो भारत यूएस के साथ लड़ सकता है। और रही बात इसलिए रूस शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकता है भारत के मूव से, मगर ये भारत के इंटरेस्ट में है। मोदी जी को ऐसा करना चाहिए ये जो भारत को अच्छे पोजीशन में रखेगा आगे आगे जाके। और वो बहुत ही समझदारी से कर रहे हैं, क्योंकि यूएस से रिलेशनशिप बढ़ रहा है, यूएस से कुछ खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं, मगर रूस से भी खरीद रहे हैं। और रूस को वो किसी को किसी को बेसिकली इग्नोर करके दूसरे दूसरे की ओर नहीं जा रहे हैं। वो दोनों नावों पे अपने पैर अभी रखे हुए हैं। अ, ऐसा समय आएगा जब आपको चुनना पड़ेगा, मगर जल्दबाजी क्यों? आप रूस से भी दोस्ती कर ले, यूएस से भी दोस्ती कर ले। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो ये डील के लिए जो भी टॉक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें होस्ट कर रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान के चार्ट को देख के मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ नाव है। पाकिस्तान पाकिस्तान अभी बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर पड़ जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि 2029 तक पाकिस्तान अ, बढ़ जाएगा, कुछ हिस्सों में बढ़ जाएगा, वो एक देश नहीं रहेगा 2029 अंत होने तक। इस विश्व युद्ध से पहले ही वो वो बढ़ जाएगा पाकिस्तान। और और अभी जो टॉक्स हो रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान एक स्टेट्समैन है और वो नेगोशिएशंस को फैसिलिटेट कर रहा है। वो सिर्फ डर्टी लॉन्ड्री कर रहा है। जो भी यूएस, आपने शायद देखा हुआ होगा कि जो ट्वीट शहबाज शरीफ जी ने डाला था, उसमें यूएस के इंस्ट्रक्शंस जो थे उनके डिलीट करके बिना उन्हें डाला था और एडिट किया था। और लोग एडिटिंग हिस्ट्री देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि वो यूएस ने उन्हें भेजा था और उन्होंने वो ट्वीट डाला था। बेसिकली वो यूएस जो भी यूएस वांट्स अ वे आउट, ईरान वांट्स अ वे आउट। और वो सिर्फ दे आर जस्ट बीइंग द मिडलमैन, दे आर नॉट रियली एनेबलिंग एनी नेगोशिएशंस। और मुझे ऐसा भी लगता है मोदी जी की कुंडली को देख के, मोदी जी की कुंडली में अभी अ, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, उनमें उनका उनका इमेज बढ़ने का समय है ये। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल अगर टॉक्स पाकिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो, मगर बिहाइंड द सीन्स अगर मोदी जी इन्वॉल्व होते हैं और यूएस के साथ, वैंस के साथ, ट्रंप के साथ और ईरान के साथ, इज़राइल के साथ, सबके साथ बातचीत करके जो भी फाइनल डील बनाया जाएगा आने वाले टॉक्स में या उसके बाद आने वाले टॉक्स में, नेक्स्ट 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स टॉक्स में कुछ हो जाएगा। और उसमें अगर मोदी जी का हस्त है, उनका हाथ है, तो मुझे बिल्कुल कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। ये समय ऐसा है कि उसे मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट करूँ। जहाँ भी हो टॉक्स, चाहे जेनीवा में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, मगर मोदी जी का हाथ हो सकता है फाइनल समझौते में। तो ये आपने मोदी जी का बात की अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक, तो अभी मोदी जी के विरुद्ध बहुत अपोजिशन चल रहा है पूरे सोशल मीडिया में। हाँ, एंड और वो भी अमेरिका की तरफ से चल रहा है, क्योंकि सारे सोशल मीडिया तो अमेरिका मैनेज करता है। नाउ एक मूड बनाया जा रहा है इंडिया में एंटी मोदी। उनके एक्शन भी थोड़े कंफ्यूजिंग है, जैसे कि बहुत सारा एंटी, ये जो इतने सारे जो बौद्ध, प्लस वी हैव नथिंग अगेंस्ट बौद्ध पीपल, दे आर फ्रॉम इंडिया, लेकिन जो एक बौद्ध मूवमेंट है और गैफ बिग 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 प्रॉब्लम, जैसे ज्योतिराव फुले, फर्स्ट एवरीबॉडी न्यू दैट ही इज अ बुचर, कन्वर्ट था, हिंदुओं के विरुद्ध काम करता था, एंड सो मेनी थिंग्स ही हैज डन। तो एक माहौल बनता जा रहा है। एंड रिसेंटली आप टीसीएस का आपने देखा, कॉर्पोरेट जिहाद हैपेंड इन टीसीएस एंड अदर प्लेसेस, और कहाँ-कहाँ नहीं होता होगा। सो देयर इज अ जनरल एलिगेशन कि मोदी जी सपोर्टेड, फंडेड देम, फंडेड दीज पीपल, मोर हज सब्सिडीज, मोर। तो ये लोग आईएएस ऑफिसर्स भी मैंने बनते जा रहे, तो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द आईएएस सर्विसेज।
in the future, because IAS officer is a big position, constitutional position. उसको हटाना ही मुश्किल होता है. So, do you think that Modi ji will have a problem with gaining confidence? ये समय मोदी जी के लिए वेरी इंटरेस्टिंग समय है। ये समय ऐसा है कि जो भी देश के अंदर के मामले हैं, उनमें बहुत सारे खतरे होंगे उनके लिए, बहुत सारा अपोज़िशन होगा उनके लिए। ये बहुत ही नाज़ुक समय है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये उनका बहुत अच्छा समय है। वो अपना इमेज बढ़ा सकते हैं, ये वेरी इंटरेस्टिंग समय है। और उनका मैंने लास्ट ईयर ही मैंने कहा था कि इस ईयर के पहले हाफ में मोदी जी के लिए बहुत ही ट्रबलसम होगा, वो वीक, कमज़ोर बन जाएँगे। मगर उनके लिए ब्लेसिंग ये है कि जो विपक्ष है वो और भी कमज़ोर होगा, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे और बिल्कुल वही वही हो रहा है। और ये मूड जो है मोदी जी के खिलाफ भारत में, ये और कुछ महीनों तक रहने वाला है। जून के बाद कुछ ये लाइटन हो जाएगा और सितंबर के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा मोदी जी के लिए। मोदी जी के वर्ष कुंडली को देखेंगे पिछले सितंबर से इस सितंबर तक जो भी चालू है उस वार्षिक कुंडली को देखेंगे तो उसमें दशांश कुंडली जो करियर को दिखाता है उसमें लग्नेश चंद्र अष्टम में है, मानकारक स्थान में, और उनके साथ अष्टमेश शनि है। इसलिए ये बहुत ही डेंजरस समय है उनके लिए। अ, और भारत के लिए भी अष्टम में राहु है। जब अष्टम राहु होता है, आपके शत्रु जो हैं, वो खुल के नहीं मगर वो कवर्ट वार अगेंस्ट यू, खुल के नहीं मगर चुप-चुप के, पीछे-पीछे से जो आपको छुरी भोंकना चाहेंगे आपके पीठ में, वो लोग कुछ कुछ करने की संभावना है। राहु फॉरेन फोर्सेस को दिखाता है और वो अष्टम में है। ये दिसंबर तक है ये भारत के लिए। इन जनरल ये साल भारत के लिए टेंस होगा। भारत जो भी बाहर के फोर्सेस हैं, नॉट ओनली यूएस डीप स्टेट मगर चीन का भी एक डीप स्टेट है। वो भी भारत का जो मोदी सरकार है उसे हटा के एक ऐसे सरकार को इंस्टॉल करना चाहेंगे जिसे वो कंट्रोल कर सकेंगे, जो उनके इशारों पे नाचेगा। और अगर राहुल गांधी आता है तो चीन भी उन्हें कंट्रोल कर सकता है, यूएस भी फिगर आउट करके उन्हें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए एक ऐसा नेता चाहिए उन्हें, क्योंकि वो उनके लिए अच्छे डील्स बन सकेंगे तब। जो भी वो चाहते हैं वो करेगा नया सरकार। सो ऐसे सरकार को इंस्टॉल करने की कोशिश सारे सारे 2026 में चालू रहेगा। मगर मोदी जी के खिलाफ जो सेंटिमेंट है भारत में, वो मुझे लगता है कि जून के बाद थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा वो एंटी मोदी सेंटिमेंट, और वो सेंटिमेंट सितंबर के बाद और कमज़ोर बन जाएगा। मगर ये समय मोदी जी की कुंडली और भाजपा की कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा है कि जो जब वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। कुछ-कुछ अपना किया हुआ दोष भी हो सकता है, मगर जो दोष इतना है, उसे मैग्निफ़ाई करके इतना बताया जाएगा, उसमें आल जो भी फ़ॉरेन फ़ोर्सेस लगे हुए हैं, वो और जो भी लोकल मीडिया, लोकल लीडर्स जो भी उनके साथ मिले-जुले हैं, वो सब ये इस षड्यंत्र में शामिल होंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी कुछ दोष हो सकता है, जिसका वो फ़ायदा उठा उठा सकते हैं। मगर विपक्ष में दम नहीं है अभी। राहुल गांधी के लिए अच्छा वक़्त जो था वो ख़त्म हो गया है और बुरा होने वाला है। जाते-जाते 2026 में और बुरा होने वाला है उनका हाल, और शायद कांग्रेस भी सोचने लगेगा कि हमें मूव ऑन करना पड़ेगा राहुल गांधी से, कुछ और नेता को चुनना पड़ेगा। ये हो सकता है आने वाले 12-15 महीनों में, ये बिल्कुल मुमकिन है। इसलिए विपक्ष भी बहुत ही कमज़ोर है अभी। ये सेविंग ग्रेस है मोदी जी के लिए। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मई या जून तक पीओके आ जाए भारत में एंड देन मोदी जी सडनली शाइन्स? पॉसिबल। मैंने पिछले साल के नवंबर में एक वीडियो में मैंने कहा था कि फिर से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऑपरेशन, एक बड़ा-सा ऑपरेशन, पिछले वाले से कंपेयर करते हैं तो बड़ा वाला ऑपरेशन आने की संभावना है, और वो विंडो लेट मार्च में ओपन हुआ था और मई तक चालू रहेगा।
और मोस्ट लाइकली पीरियड है अप्रैल के अंत में और मई के बिगिनिंग में मोस्ट लाइकली पीरियड है। ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल मुमकिन है। पाकिस्तान ईरान में जो युद्ध है वो अंत होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध आने की संभावना बिल्कुल है। आई टाइम थिंक कंडीशन है। ट्रम्प इज फ्लाइंग 2 दिन बाद ट्रम्प इज प्रोबब्ली इन पाकिस्तान, ऐसा डिस्कस किया जा रहा है लोगों। हाँ, हाँ, ट्रम्प माइट बी इन पाकिस्तान ऑन थर्सडे, मतलब 2 दिन के बाद। हाँ, और मतलब 2 दिन बाद बोल रहा हूँ, अप्रैल 16 की बात कर रहा हूँ, हाँ। 2026। तो लोग जो बाद में वीडियोस देखेंगे तो आई एम टॉकिंग इन दैट पर्सपेक्टिव। तो हो सकता है कि मोदी जी ने बोला हो कि 40 मिनट का बात हुआ है, बोला होगा कि थोड़ा जल्दी रैप अप करो, हमको हमारा काम करना है। ऐसा तो नहीं? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अप्रैल के अंत में और मई फर्स्ट हाफ में बिल्कुल संभावना है। अ, कुछ भी हम 100% एक्यूरेसी से नहीं कह सकते हैं, मगर ये एक बड़ा विंडो है व्हेन ये बिल्कुल मुमकिन है। सी वन जापान को वी मिस्ड आउट। जापान वी मिस्ड आउट क्योंकि जापान इज द बिगेस्ट होल्डर ऑफ अमेरिकन ट्रेजरी टुडे, हाँ, नाउ बिगर देन इवन चाइना नाउ। आई सी। हाँ, सो व्हाट डू यू से कि जापान, बिकॉज़ ऑफ जो भी बोल रहे हैं रीसेट का, हाँ। हैज टू स्टार्ट फ्रॉम बैंक ऑफ जापान। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जापान, क्योंकि जापान इज नाउ लूजिंग इंटरेस्ट इन अमेरिकन प्रोटेक्शन, नाउ देयर इज नो अच्छा, गारंटी। मैंने मिसाइल से जापान के बारे में कुछ नहीं स्टडी किया है, सो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर जो भी चीन के साथ हो रहा है, चीन और यूएस के कोल्ड वॉर में जो भी हो रहा है, ये सब डॉलर के डोमिनेंस को चालू रखने के लिए हो रहा है। यूएस यूएस शायद जानता है कि अगर जो भी यूएस ट्रेजरीज के बड़े होल्डर्स हैं, अगर वो डंप करते हैं तो यूएस का इकोनॉमी बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। द फंडामेंटल्स आर वेरी वीक। वेरी यूएस यूएस जानता है उसे, और यूएस के लिए यही श्री राम रक्षा है कि यूएस डॉलर में सारी दुनिया सारा ट्रेडिंग करता है, इसलिए ट्रेजरीज को होल्ड करना ये एक बात है, मगर जो भी ट्रेडिंग चलता है वो डॉलर में रहना, युआन में नहीं, यूरो में नहीं, और कुछ नया ब्रिक्स करेंसी में नहीं, मगर डॉलर में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूएस के लिए। और जो भी अब हो रहा है वो उसको लेके हो रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले एक 1 साल में, 1 या 2 साल में यूएस सक्सेसफुल रहेगा डॉलर के डोमिनेंस को उसी तरह रखने में, मगर ये दूसरे देशों को नाराज़ नाराज़ बनाएगा और कुछ होगा 2030 तक तो कुछ होगा, और ये डॉलर का डोमिनेंस हमेशा नहीं रहेगा। 2030 के बाद शायद डेथ नेल पड़ेगा उसपे, मगर आने वाले 1-2 साल तक तो यूएस सेफ है, और डॉलर को सेफ सेफ करने के बाद शायद वो जो भी टेररिस्ट जापान के साथ हैं उनके उनके बारे में सोचेंगे और जो भी करना है सोचेंगे, मगर मैंने जापान के बारे में स्टडी नहीं किया है उनकी उनकी डॉलर तो आज इज लोएस्ट नाउ टुडे इन सर्कुलेशन, 43%। हुँ, नॉट इवन लाइक इट वाज 3 साल पहले तक 50 था, नाउ अच्छा, इट इज जस्ट 43%। सो इट इज द लोएस्ट। इसीलिए शायद बिटकॉइन की बात चल रही है, अब्राकडाब्रा, स्टेबल कॉइन, बिटकॉइन, दिस कॉइन एंड दैट कॉइन। तो एक वन लास्ट क्वेश्चन, सो नाउ इंडिया भी रुपए में ट्रेड कर रहा है सब तरफ से, हाँ, भारत भी कर रहा है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि बा- चाइना का सिप्स इज ए ग्लोबल 180 कंट्रीज में चलता है, और भारत का रुपए एंड यूपीआई इज नाउ इन 30 कंट्रीज नाउ, प्लीज इंक्लूडिंग जापान। हाँ। सो सो क्या ऐसा लगता नहीं कि आपको कि यूएस इज ट्राइंग टू कर्टेल इंडियाज यूपीआई एंड, और भी मास्टर कार्ड को, वीजा कार्ड को तो खा गया यूपीआई, हुँ। सो अभी दे वांट टू कंट्रोल इट, जिस तरह दे टर्न कंट्रोल इसरो, एचएएल इंजन्स। सो मतलब बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ यूएसए, कहीं से दोस्त दिखता नहीं है भारत का। अ, द दो द ये कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं और आपके साथ अच्छा करने का नाटक करते हैं, मगर अपने अपने बारे में सोच के कुछ आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। मगर
इन द एंड ये विन विन हो सकता है, भारत के लिए भी और यूएस के लिए भी विन विन हो सकता है। और भारत को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और रही बात यूपीए की, तो यूएस उसे वीकेंड करने की कोशिश करेगा। और जैसे यूपीए और भी अडॉप्ट हो जाएगा, जैसा भारत का इकोनॉमी और बढ़ेगा और यूपीए और भी अडॉप्ट हो जाएगा, तब अब तो ये छोटा-सा खतरा है यूएस के लिए। जब ये बड़ा खतरा बनेगा और बनने की ओर बढ़ रहा है, तब यूएस चुप नहीं बैठेगा। मगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि भारत भारत का जो हवा अभी चल रहा है और अभी बढ़ रहा है, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। और यूएस को कुछ समझौता करना पड़ेगा। यूएस बेसिकली, अगर आप बलवान हो तो जो भी आपसे बलहीन है उसे कुचल जाएँगे। मगर अगर दूसरा भी बगल बलवान है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस हद तक जा सकते हैं। इसीलिए ये चीन को लेके यूएस कुछ कदम उठा रहा है, मगर कुछ हदें हैं उसके लिए। उसी तरह भारत को लेके भी यूएस कुछ हदों को डिफाइन करेगा आने वाले सालों में। और भारत को भी एक्टिवली उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा यूएस के लिए। या बिकॉज़ नेचुरल प्रोग्रेशन में देखेंगे इकोनॉमी में विद द पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग कंजम्पशन, तो यूएस विल ऑलवेज बिकम ए सेकंड रेंज पार्टनर ऑफ इंडिया, ऐसा लगता है फ्यूचर में। बिल्कुल, बिल्कुल। 2040 तक तो मुझे कॉन्फिडेंस है। ये जो 2030, 2031, 32 का वार मैंने बताया था, उस युद्ध में सब बदल जाएगा। जैसे यूएस जो मिडिल रेंज पावर था दूसरे विश्व युद्ध से पहले, मगर सबसे बड़ा पावर बन गया है, उसी तरह भारत बढ़ जाएगा। भारत का इकॉनमी तो सबको ओवरटेक कर देगा। और 2040 तक तो ये जो भारत और यूएस के बीच में संबंध है, उसमें भारत डोमिनेंट पार्टनर बन जाएगा। बट मगर अब तो यूएस डोमिनेंट पार्टनर है, इसलिए उसका सम्मान करते हुए, मगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस नहीं करते हुए, जैसे ट्रेड डील में हुआ था, एग्रीकल्चर उन सारी चीज़ों को लेके भारत ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। उसी तरह अपने वाइटल मौलिक इंटरेस्ट जो हैं, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के बिना भारत को आगे चलना चाहिए, मगर यूएस को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यूएस बलवान है। मगर ऐसे दोनों हाथ मिला के चलेंगे, तो आपको कुछ झेलना पड़ेगा, यूएस के असुरिक टेंडेंसीज़ को झेलना पड़ेगा, मगर अंत में इसका रिज़ल्ट ये होगा कि भारत डोमिनेंट पार्टनर होगा और यूएस सेकंड फिडल बनेगा। और इस सारे मामले में चीन का विनाश हो जाएगा और वो भारत के लिए अच्छा है। 250 इयर्स का एक लॉजिक चलता है, नो एम्पायर हैज लास्टेड बियॉन्ड 250 इयर्स। अमेरिका का 2000 अभी 4 इस साल जुलाई 4 जुलाई 2026 250 इयर्स। अमेरिका के नीचे गिरने का प्रोसेस जो था, वो शायद 2015 में शुरू हुआ था या 2020 में शुरू हुआ था। 2020 से 2036 का समय ऐसा है कि अ, बहुत बदल जाएगा। जो नंबर 1 है वो नंबर 3 बन सकता है, जो नंबर 2 है वो नंबर 10 बन सकता है, जो नंबर 3 है वो नंबर 1 बन सकता है। ऐसा समय है ये। नहीं, विद द वे द यूएस इज ट्राइंग टू नेगोशिएट सीज फायर, ईरान ने नहीं मांगा, यूएस आस्क्ड फॉर सीज फायर। आई डोंट बाय दैट नैरेटिव। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी नैरेटिव आप मीडिया में देख रहे हैं, अगर आप फॉक्स पढ़े या सीएनएन या बीबीसी, जो भी एक्सियोस, रॉयटर्स, जो भी मीडिया में नैरेटिव फैला जा रहा है कि ईरान जीत रहा है ये वार और यूएस भी भीख मांग रहा है कि कुछ सीज़फायर दे दो, कुछ डील बनाओ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि ट्रूथ इज़ दैट। मेरा रीडिंग ये है। Just today, the two Chinese ships, they removed the blockade and moved out, and the हाँ, Chinese इसने military is उन्हें behind जाने them. दिया। क्यों? जैसे मैंने कहा है, अगर आप बलवान हो तो आपको सम्मान मिलेगा। चीन बलवान है, इसलिए उन्हें सम्मान मिल रहा है। मगर That's the first challenge of the empire ending. Like now, it's ended. दैट इज़ एन ऑर्थोगोनल फैक्टर। मगर अगर आप ईरान और यूएस को देखेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि ईरान के बहुत सारे लॉसेस हुए हैं इस वार में। No doubt about it. लीडरशिप, मिलिट्री Literally, लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड literally destroyed. वेपन्स। Yes. और वो एक्चुअली सीज़फायर और चाहते हैं, यूएस से बढ़ के वो सीज़फायर चाहते हैं, मगर
वो ब्रेव फेस जो है उसे मीडिया में फैला रहे हैं Totally और agree. लोग उसे उसे खरीद रहे हैं जो उस नैरेटिव को, नहीं, the मगर general people are going to protect the weak guy. तो नुकसान तो ईरान का बहुत हुआ है, no doubt about it. So thank you so much नरसिम्हा राव जी. It's always a pleasure to talk to you. same And here, दर्शकों को same बता here. दूं मैं इनको लेने के आने वाला हूँ सैन डिएगो में to do the homam along with our Gurukul and also literature festival when it comes in September. Then he'll be here. We'll try to invite him and see if he can come. Thank you all very much for joining. Namaskar. Thank you so much for joining नरसिम्हा राव जी. And आप लोग गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं तो link is there and do like, share, support and let us know your feedback. Namaste. नमस्ते, जय श्री राम. जय जगन्नाथ.